पता है प्रभात जी को। 3 चुने गए और 3 में से 2 पश्चिम बंगाल के थे और 1 राजस्थान का था, 3। और 3 में से 1 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे बंगाल से, उनके साथ एक बैनर्जी और आए थे वहां से। लेकिन राजस्थान से जो थे वो थे वास्तव में मध्य प्रदेश के, लेकिन चुने गए थे राजस्थान से। उनका नाम था बैरिस्टर उमाशंकर त्रिवेदी, वे राजस्थान से चुने गए। लेकिन मैं इससे ज्यादा बताऊं अगर, तो विधानसभा में भी हमने अधिकांश विधानसभाओं में अपने विधायक कैंडिडेट खड़े किए थे हिंदुस्तान भर में, और सारे हिंदुस्तान में कुल मिलाकर के 35 लोग चुने गए एमएलए, 35। और उस 35 में से 9 पश्चिम बंगाल के थे, 9, क्योंकि डॉक्टर मुखर्जी वहां थे, और 8 राजस्थान से थे। 9 और 8 हुए 17, और 35 के आधा लगभग हो गया इन 2 प्रांतों से। और वहां पर पहला संकट पैदा हुआ, मैं जिससे डायरेक्टली संबंधित था, परिचित था, और वो संकट ये पैदा हुआ कि जो घोषणा पत्र डॉक्टर मुखर्जी ने तैयार किया था, उस घोषणा पत्र में लिखा हुआ था कि मेरी एक नई पार्टी बनी है भारतीय जनसंघ, लेकिन मेरा जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण में जागीरदारी, रजवाड़े ये फिट नहीं बैठते। रजवाड़े भी समाप्त होने चाहिए, जागीरदारी प्रथा भी समाप्त होनी चाहिए। और ये उन्होंने लिख करके उसमें रखा, और जो हमारे 8 लोग चुने गए थे वो 8 के 8 जागीरदार थे राजस्थान के। तो मुझे याद है कि जो आरंभिक विधेयक कांग्रेस पार्टी ने रखे, उनमें से एक विधेयक था अबॉलिशन ऑफ जागीरदारी। तो हमारे इन 8 लोगों ने कहा, 8 ने तो नहीं तो कुछ अधिकांश लोगों ने कहा कि हम इससे सहमत नहीं है, ये जो डॉक्टर मुखर्जी ने लिखा है हम इसको नहीं मानते, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। आप कहते हो कि हमको ये इस विधेयक का कांग्रेस पार्टी जो ला रही है उसका समर्थन करना चाहिए, हम तो नहीं करेंगे। और हमारे लिए संकट की स्थिति, हम सबकी आयु बहुत कम थी उन लोगों से, वो सब बड़े बड़े लोग थे, और उनमें से एक जो है वो तो कांग्रेस पार्टी ने जब अपना स्पीकर चुना तो उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी जो है उसके 8 एमएलए है, तो हमको इसमें आपत्ति नहीं कि आपका एक एमएलए जो है वो डिप्टी स्पीकर हो जाए, उसको कर दीजिए, एक विपक्ष का हो जाएगा। और हमने उनमें से एक जो हमको सबसे वरिष्ठ लगता था, उनका नाम था लाल सिंह जी, वो मेवाड़ से थे, उनको हमने डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया। तो उन सहित कई लोगों ने कहा हम नहीं मानते तुम्हारी ये जागीरदारी प्रथा वाली बात डॉक्टर मुखर्जी के। और हमने एक SOS भेजा, टेलीफोन करके डॉक्टर मुखर्जी से बात की, उनको कहा कि संकट है हमारे लिए, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि शनिवार इतवार को संसद नहीं होती मेरी, मैं आ जाऊंगा वहां पर, मैं आ जाऊंगा। और मुझे जहां तक पूरा स्मरण नहीं, लेकिन पंडित दीनदयाल जी भी शायद साथ उनके आए थे, क्योंकि उन्होंने पंडित दीनदयाल जी को कानपुर के अधिवेशन के बाद पार्टी का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया था। और वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। उन्होंने एक सार्वजनिक वक्तव्य उन्होंने उस समय दिया कि मेरा पंडित जी से संबंध अभी आया है, कानपुर में आया है, और उनको जितना मैंने निकट से देखा है, मुझे तो लगता है कि मेरे पास अगर 5-6 भी दीनदयाल जी होते तो मैं हिंदुस्तान का नक्शा बदल देता। ये पहला उन्होंने उनके बारे में एक मत प्रकट किया था कि जिसके कारण सब लोग प्रभावित, उनको उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया। और उस जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ शायद वो भी उसमें आए थे जयपुर उस समय, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी तो आए थे। और डॉक्टर मुखर्जी ने आने से पहले हमको कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैं आकर के विधायकों से बात करूँगा, सभी एमएलए से उनको कहिए कि मैं मिलूँगा उनसे, और
सार्वजनिक सभा भी एक आयोजित करिएगा, ठीक है। और मजा ये है कि वो आए और उस दिन इन 8 में से 6 लोग जो है ना, 6 एमएलए, वो हमको कह कर के कि हम नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और डॉक्टर मुखर्जी वैसे भी हम जानते हैं कि वो क्या हमको कहने वाले हैं, और हम मानने वाले नहीं हैं। हम इस बात से सहमत नहीं हैं। हम क्यों जागीरदारी अबॉलिशन का समर्थन करें? ये आत्महत्या थोड़ी करेंगे हम नहीं करेंगे। और वो चले गए 6 लोग, अकेले 2 रहे, और वो 2 मिले डॉक्टर मुखर्जी से। हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा संदेश है उनका, बाकी जो 6 लोग हैं। और उन्होंने उस समय कुछ न कह करके सार्वजनिक सभा में बोलते हुए कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी नई बनी है भारतीय जनसंघ के नाम से, और मैं मानता हूं कि वह एक विचारधारा से जुड़ी हुई, आदर्शवाद से जुड़ी हुई एक प्रभावी पार्टी बने। और इसीलिए अगर वो कोई पार्टी अपना मैनिफेस्टो प्रकाशित करती है चुनाव से पहले, तो ये उसका जनता को वचन है। और मैंने अपना वचन जो दिया है, मेरे अपने ही एमएलए वो अगर उसको मानने को तैयार नहीं है, तो मैं अपने साथियों को कहता हूं उनको मनाने की कोशिश करिए कि वो मैनिफेस्टो को माने। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं मानते तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेने में भी संकोच मत करना। ये पहला सबक हमने उस समय सीखा जब छोटी सी पार्टी, शैशव अवस्था में पार्टी थी। सिखाने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी उपाध्याय। कम से कम बातचीत में तो उन्होंने भी हमको यही कहा था कि जो डॉक्टर मुखर्जी ने कहा है वही सही है बात, और करो। और 6 लोगों को एक्सपेल किया गया पार्टी से। मैं कई बार सोचता हूं कि कौन सी पार्टी ऐसी होगी, और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को कहता हूं कि आप में से जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वो जितनी मात्रा में भारतीय जनसंघ और आगे भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को सुनेंगे, समझेंगे, उतना ही आप अधिक योग्य सेवा देश की कर सकेंगे। और जहां तक उनके कश्मीर का सवाल है, तो वहां निर्णय हुआ जब उन्होंने बताया, संदेश दिया, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, तो उस सारे अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव कोई था, मुख्य संकल्प था, तो वो ये था कि जम्मू कश्मीर के पूर्ण भारत के साथ विलीनीकरण के लिए भारतीय जनसंघ सार्वदेशिक आंदोलन करेगा, देश भर में आंदोलन करेगा, अलग अलग स्थानों पर, और जरूरत होगी तो देश भर के कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर को जाएंगे। और जो हुआ, माने एक हमारे लिए गर्व की बात है कि पहला सार्वदेशिक आंदोलन वो जम्मू कश्मीर के पूर्ण इंटीग्रेशन के लिए, पूर्ण विलीनीकरण के लिए हुआ। और मुझे याद है कि जब डॉक्टर मुखर्जी ने ये घोषणा की कि ये आंदोलन होगा, तो उसी के बाद उन्होंने ये भी निर्णय किया कि मैं उससे पहले देश के अलग अलग भागों में जाऊंगा। ये जो संकल्प हमने किया है, उस संकल्प के महत्व को जनता तक पहुंचाने के लिए। और उसमें निर्णय हुआ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब देश के अलग अलग भागों में जाएंगे, तो उनके सहयात्री के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उनके साथ साथ जाएंगे। और मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उन दिनों में राजस्थान में था और कोटा में था, और मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन जब कोटा से डॉक्टर मुखर्जी गुजरे थे, और अटल जी भी उनके साथ साथ ट्रेन से, सारी यात्रा ट्रेन से ही थी, और कोई सवाल नहीं था किसी प्रकार का। और मैं जब रेलवे स्टेशन पर उनको मिलने गया, तो दोनों से मिला था,
और मुझे बहुत बार याद आता है कि उसका एक फोटोग्राफर ने, किसी ने फोटो लिया उसका, और वर्षों तक मैं जब राजस्थान में था तो वो फोटो जिसमें डॉक्टर मुखर्जी और अटल जी और मैं, हम तीनों साथ साथ खड़े बातचीत कर रहे हैं, वो जयपुर के कार्यालय में वर्षों तक वो फोटो लगा रहा था। और उस फोटो की विशेष स्मृति मेरे मन में जो वो ये है, वो ये कि डॉक्टर मुखर्जी तो उनका शरीर भारी तब भी था, आखिर तो उसके लेकिन अटल जी जो है और मेरे में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखा है उसमें। तब स्थिति ये थी। मुझे याद है कि बाद में जब मैंने अपनी माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक लिखी थी, तो उसके लिए जो मैं फोटोज ढूंढ रहा था, तो उसकी मैंने बहुत तलाश की, मुझे नहीं मिली वो, न जयपुर में मिली न कोटा में मिली। और कभी कभी कोई फोन करके कहता नहीं मुझे मिल गई है, मैं आपको देता हूँ, अभी तक तो नहीं मिली है। कभी मिल जाए तो अच्छी लगेगी मुझे। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे तनिक भर भी कल्पना नहीं थी, क्योंकि वहाँ से वो कोटा से गुजर करके जा रहे थे दिल्ली, और उसके बाद दिल्ली से आगे पंजाब होकर के और जम्मू गए। और जम्मू में आप सोचिए कि उनको गुरदासपुर में या शायद पठानकोट में वहाँ का पंजाब सरकार का अधिकारी आकर के मिला, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उस समय एक परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया था कि कोई भी कश्मीर के बाहर का व्यक्ति और अंदर आना चाहे तो बिना परमिट के नहीं आ सकता, और परमिट सिस्टम लागू कर दिए गए। तो जब डॉक्टर मुखर्जी ने इस आंदोलन का निर्णय किया, तो उन्होंने ये भी तय किया कि आंदोलन का स्वरूप होगा कि हम जो संविधान के अनुसार हिंदुस्तान का कोई नागरिक कहीं पर भी जा सकता है, भारत के किसी कोने में जा सकता है, ये व्यवस्था है। तो ये जम्मू कश्मीर को कौन सा ऐसा अधिकार है कि वो परमिट सिस्टम के आधार पर किसी को प्रवेश अंदर करे? तो हम इस परमिट सिस्टम को डिफाई करके अंदर जाएंगे, और हिंदुस्तान के बाकी भागों से भी लोग इसको अमान्य करके, इसको तोड़ करके अंदर प्रवेश करके जाएंगे, और वही आंदोलन का प्रमुख रूप होगा। न केवल इतना, लेकिन उन्होंने ये भी तय किया कि आज जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा नहीं लहराया जा सकता, लेकिन हमारे लोग जाकर के तिरंगा झंडा भी लहराएंगे वहां पर। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि तिरंगा झंडा लहराते हुए कई हमारे कार्यकर्ता जो प्रजा परिषद के थे, भारतीय जनसंघ के थे, वो शहीद हुए वहां पर तिरंगा झंडा लहराते हुए, जिनमें से कुछ लोगों का सम्मान, पिछले एक विधवा थी जिसका सम्मान अभी कुछ ही दिन पहले मैंने माधोपुर में किया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। और उस माधोपुर जो है वो पंजाब में पड़ता है, पठानकोट के पास में, कुछ 5-6 किलोमीटर होगा, 7 किलोमीटर होगा पठानकोट से। लेकिन पठानकोट होकर के कोई अगर जम्मू जाता है तो माधोपुर रावी नदी पर स्थित एक छोटा सा कस्बा है, और वहां से पुल शुरू होता है जो जम्मू में प्रवेश करता है। तो वहां आकर के उनको कहा गया कि हमको पंजाब सरकार का आदेश है कि डॉक्टर मुखर्जी जब आएंगे यहाँ पर पठानकोट, तो उनके पास परमिट हो या ना हो, आप उनको माधोपुर में नहीं रोकेंगे।